गाइस, वेलकम टू द चैनल आयु प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद संग्रह बाय गोविंद पारेख का पेज नंबर 29 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपसे मैं एक चीज पूछ रही हूँ, क्या आपका पर्टिकुलर रिवीजन चल रहा है? क्योंकि गोविंद पारेख में बहुत सारी चरक के पॉइंट आते हैं, आचार्य सुश्रुत के पॉइंट आते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें कंफ्यूजन को नहीं क्रिएट करना है, हमें क्लियरिटी लानी है। इसलिए रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करते रहो कि हर चीज का रिविजन करो। अब 29 में भी कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसकी वजह से हम 28 पेज को रिवाइज करेंगे। देखो, विरेचन और वमन जो हमारे पंचकर्म की मेन, आयुर्वेद की मेन नींव अगर पंचकर्म है, तो विरेचन और वमन उसकी मेन चीज है कि हाँ, संशुद्धि चिकित्सा हमारे में होती है। और उसके वेगों का वर्णन आचार्य चरक अनुसार कितना है ये हम देख चुके थे। मैंने आपको बोला था कि आपको बस ये चीज याद रखनी है, 4, 6 और 8। और विरेचन की अगर बात होगी तो 10, 20, 30 होगा। और अगर इनके निरस्त दोषों की मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा, इससे जस्ट डबल हो जाएगा, वमन से जस्ट डबल हो जाएगा विरेचन का। तो 1, 1.5, 2 रहेगा, तो वहां 2, 3, 4 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और अगर वमन कराया जाता है तो वो कफ के लिए होता है, तो उसकी शुद्धि कब मानी जाएगी? पित्तांत वमनम होता है। अगर विरेचन कराया जाता है तो वो पित्त के लिए होता है, तो उससे जस्ट अपोजिट जैसे कफांत सम्यक वमन होता है। ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 28 रिवाइज कर रहे हैं ना। और आचार्य सुश्रुत उसके लिए क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत भी प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि बोलते हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला था 1:2:4 के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रस्थ में है कि अगर अवर शुद्धि रहेगी तो 1 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि रहेगी तो 2 प्रस्थ, और अगर अवर, मध्यम और प्रवर शुद्धि रहेगी तो 4 प्रस्थ। 4 प्रस्थ इज इक्वल टू 1 आड़क। मान हमेशा जहां पर भी आए वहां पर रिवाइज करते चलना है। और इसके लिए कितना यवागु हम दे रहे हैं? तो 1:2:3। तो 1:2:4 और 1:2:3 यहाँ सेम चीज है। अगर चीजें अवर है सेम है, अगर चीजें मध्यम है सेम है, लेकिन अगर चीजें उत्तम शुद्धि या प्रवर शुद्धि की बात करी जाएगी तो 3 यवागु है और 4 क्या होती है, हमारी औषध मात्रा आती है। ये सारी चीजें क्लियर है। अब बात आती है आचार्य काश्यप की, क्योंकि आचार्य काश्यप ने यहाँ पर 2 चीजों का वर्णन किया है। देखो, काश्यप हमारी पूरी तरीके से तो कंप्लीट है नहीं, और उसमें 2 मत आते हैं। यहाँ पर हम दोनों मतों के बारे में देखेंगे। जैसे कि पहला मत है कि कितने वेग आते हैं विरेचन के, तो वमन के और विरेचन के द्रव्य मात्रा भी है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे याद रखना है। 2, 3, 4, 5 और 6, 7। 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और विरेचन के वेगों की बात करी जाएगी तो बहुत कम, इतना कभी विरेचन की शुद्धि हो ही नहीं सकती। लेकिन आचार्य काश्यप उसको बाल रूप में कह रहे हैं, शायद इसलिए इसका वेग इतना कम है कि हीन, मध्यम और उत्तम में 2, 3, 4 रहेगा। और उसकी मात्रा क्या रहेगी? तो 1, 2 और 3 प्रस्थ है, दोष निर्हरण मात्रा इन विरेचन। ठीक है, और यहाँ पर फिर से वो चीज रिपीट ही लिखी हुई है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस उसका सीक्वेंस अलग कर दिया है काश्यप अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो विरेचन के भी 2, 3, 4 और 1, 2, 3 यही शुद्धि के बारे में आएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दिया है कि आचार्य काश्यप ने कितने स्वेदन माने, तो 8 यहाँ पर स्वेदन की विधि मतलब मानी गई है आचार्य काश्यप अनुसार। ये बहुत पुराने क्वेश्चंस में पूछा जाता था, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है वो दग्ध से रिलेटेड है। अब दग्ध को हम सुश्रुत अनुसार अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको एक एक चीज। अब यहाँ पर वाग्भट आचार्य से आचार्य सुश्रुत का कौन सा डिफरेंट पॉइंट आता है? तो यहाँ पर जो प्लुष्ट दग्ध आचार्य सुश्रुत कहते हैं, उसी को आचार्य वाग्भट तुथ दग्ध कहते हैं। प्लुष्ट को क्या कह दिया? तुथ दग्ध कह दिया। प्लुष्ट को तुथ, दोनों नाम है ना, बार बार प्रोनाउंस करो। प्लुष्ट को क्या बोल दिया? तुथ बोल दिया। प्लुष्ट को क्या बोल दिया? तुग्ध दग्ध बोल दिया। और एक और डिफरेंशिएट पॉइंट आता है कि इतर दग्ध जो है, इतरा दग्ध, उसको क्या बोल रहे हैं आचार्य वाग्भट? प्रमाद दग्ध बोल रहे हैं। प्लुष्ट का तुथ क्लियर हो गया, पहली चीज किसको क्या बोला है वो क्लियर है। और इतरा दग्ध को क्या बोल रहा है? प्रमाद दग्ध बोला है। अब उसके बाद जो सुश्रुत अनुसार इतरा दग्ध के कितने टाइप्स होते हैं, यानी प्रमाद दग्ध के एक्सीडेंटल इंजरी जो होती है अगर दग्ध से करी जाए तो कितने होती है? प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अति दग्ध।
ये पूरा एक-एक पढ़ा है हमने कि पृष्ठदग्ध में क्या लक्षण आते हैं, दुर्दग्ध में स्फोट होता है कि नहीं होता है, कब मांस कट कर गिरने लग जाता है और किसका फल समान वर्ण रहता है। मैं आपको एक-एक हिंट दे रही हूँ, इससे आपको रिवीजन होना चाहिए। अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है, तो आपको ज़रूर याद आना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा है, तो आज ही जहाँ पर अग्नि पढ़ाया गया है सूत्र स्थान में, उसका रेफरेंस भी याद आना चाहिए कि हाँ, एकदम से आपको बुक खोलने में टाइम ना लगे। अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नाम याद रखो। अगर पढ़ लिया है तो वहां याद आना चाहिए, और अगर अब पढ़ोगे तो याद आना चाहिए कि हाँ, मैंने इसके 4 टाइप्स पढ़े, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। सबके लक्षण भी इंपॉर्टेंट है, और इतरादग्ध उन्होंने को प्रमाद दग्ध कहा है, फिर से लिखा है। अब इनकी चिकित्सा के बारे में मैंने कोई चीज बताई थी आपको कि प्लुष्ट दग्ध है तो क्या होगी, उष्ण चिकित्सा करेंगे। ये कैसी रहेगी, अपोजिट चिकित्सा के बारे में वर्णन दिया है, इसके लिए श्लोका में क्या वर्ड आया है। दुर्दग्ध में हमने क्या बोला था कि व्यत्यास चिकित्सा करेंगे हम, उष्ण भी करेंगे और शीत चिकित्सा भी करेंगे, शीत भी करेंगे और उष्ण चिकित्सा भी करेंगे। यहाँ पर वही लिखा है कि व्यत्यास चिकित्सा का वर्णन दुर्दग्ध की चिकित्सा में आया है। अब बताओ, अर्श में आया है क्या व्यत्यास कर्म का चिकित्सा? कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसमें व्यत्यास कर्म का वर्णन आया है, ये भी याद रखना है। ये मैंने जब आपको चिकित्सा रिवाइज कराई थी तब का पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सम्यक दग्ध में कौन सा फल वर्ण का आता है, तो ताल पर्ण वर्णा, और किसमें विसर्प है और किसमें विद्रधि है। जब चीजें बिगड़ जाती है तब वो कैसे हो जाती है, सर्प के समान हो जाती है। वही है कि अति अति सम्यक, अति दग्ध में हमें याद रखना है कि पित्तज विसर्प समान चिकित्सा करनी है, और सम्यक में हमें याद रखना है कि पित्तज विद्रधि समान। सर्प बिगड़ता है, देखो सर्प का कांटा ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए हमें ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई चारों की चिकित्सा। अब शुद्ध रक्त के लक्षण जहां जहां भी हमने पढ़े हैं, अभी हमें सबको रिवाइज करना है और कंपैरेटिव में वर्ड्स पे जाना है। यहाँ पर श्लोक का इंपॉर्टेंट रहेगा। आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं, जब हमने सूत्र 24 पढ़ा था तब हमने देखा था तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मा अलक्तक सन्निभम गुंजा फलता वर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। और मैंने आपको यही बोला था कि कोशिश करना है श्लोक को याद कर लेना। अब वो क्यों बोला था, अब आपको कंपैरेटिव में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तपनीय इंद्र गोपाभम, जो तपा हुआ इंद्र गोपाभम के समान हो जाता है। पद्मा अलग तक, जो हमारा फ्लावर है, जो पद्मा अलग तक फ्लावर है उसके समान हो जाता है। गुंजा फल, गुंजा का फल, गुंजा किस में आता है, कौन से विषयों में इसका वर्णन है, ये भी गुंजा। गुंजा फल से वर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम, ये वर्ड बहुत याद रखेंगे। अगर अगर ऐसा आपके साथ होता है कि बार बार पढ़ने से याद हो जाता है, तो संस्कृत का उच्चारण दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो इसको पढ़ना है। देखो, मैं आपको हर श्लोक तो याद करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सो है, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं कि इंद्र गो प्रतिकासम सहतम विवर्णम च प्रकृति स्थितम जानियात। ये चीज क्लियर हो गई क्या, तपनी इंद्र गोपाभम पद्मा तक संदिवम गुंजा फल च वर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम इंद्र गो प्रतिकासम सहत्तम विवर्णम च प्रकृति स्थितम जानियात, ठीक है, प्रकृति स्थितम जानियात। अब कौन सी चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन है, इंद्र गोपाभम, इंद्र गोप, ठीक है, प्रतिकासम विवर्णम, ये चीज। अब आचार्य वाग्भट का भी देख लेते हैं, आचार्य वाग्भट भी इसके लिए वर्णन करते हैं, और उन्होंने इसका रस बता दिया। ये चीज हमेशा पूछी जाती है कि रक्त का रस क्या है, रक्त का रस क्या हो जाएगा, आचार्य वाग्भट इसको बताते हैं सूत्र स्थान में कि उसका रस है मधुर और अम्ल। क्या है, मधुर और अम्ल। किंचित सत उष्ण सहत्तम, ठीक है। तो मेन चीज क्या पूछी जाती है वो चीज क्लियर है। कब इंद्र गोपम पूछा जाएगा, कब किस, अब ये क्वेश्चन आया कि गुंजा फलचा वर्णमचा किसने बोला, तो अगर यहां से आपने पढ़ा है तो कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और प्रकृति स्थितम जानियात किसने बोला है, रसों के बारे में वर्णन किसने बोला है, ये सारी चीजें ही हमें गोविंद पारेख से फायदा होता है पढ़ने का, ठीक है। अब महागध, महागध से यूजी के टाइम पे भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्या महागध है क्या नहीं है, ठीक है। महागध का वर्णन कहाँ पे दिया है, क्योंकि महागध का वर्णन आचार्य चरक इंद्रिय स्थान में करते हैं, बच्चे इंद्रिय स्थान तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और महागध में आचार्यों ने कौन कौन से रोगों को डिफ्रेंशिएट पॉइंट में भी रखा है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन आचार्य चरक का, आचार्य सुश्रुत का और आचार्य वाग्भट का, तीनों का कंपैरेटिव में लेते चलेंगे। इन दोनों की चीजें बहुत सेम है, सिर्फ एक अलग है, तो पहले हम यही देख लेते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत देखो,
मूढ़ गर्भ की जगह ग्रहिणी माना है। मूढ़ गर्भ किसने माना है? आचार्य सुश्रुत ने माना है। और उसको रिप्लेसमेंट में आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि नहीं, मूढ़ गर्भ नहीं, हम ग्रहिणी मानेंगे। बाकी 7 जो रहेंगे आचार्य सुश्रुत के जैसे ही रहेंगे। अब आचार्य सुश्रुत की बात आती है तो कुछ चीजें आचार्य सुश्रुत में सबसे अच्छे से वर्णित करी गई, जैसे अश्मरी का वर्णन है, अर्श का वर्णन है, भगंदर का वर्णन है। अब ये ऐसी चीज है जिसमें आचार्य सुश्रुत की ही महानता रहेगी, उन्होंने ही उसको बहुत चीजों से बताया है, तो वो तो इसका वर्णन करेंगे। और जो बचे गए 4 है, कौन कौन सा? वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, उदर रोग। अब ये जो बचे वाले 4 है हमारे, कौन कौन से? वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ और उदर रोग। ये 4 सेम टू सेम है आचार्य चरक के अनुसार। देखो वात व्याधि यहाँ भी है, ठीक है, फिर उसके बाद उदर रोग मिल गया, कुष्ठ मिल गया, और यहाँ पर उन्होंने प्रमेह बोला है, यहाँ पर मधुमेह बोला है, तो 4 सेम मिल गए। और आचार्य सुश्रुत का याद रखने के लिए कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? जो आचार्य सुश्रुत की महानता है, जैसे अश्मरी, अर्श, मूढ़गर्भ और भगंदर, तो इनका वर्णन कौन करेगा? अब साथ ही साथ कौन सा एक डिफरेंशिएट पॉइंट आएगा कि मूढ़गर्भ की जगह क्या बोला है? ग्रहिणी आचार्य कहते हैं। अब कौन से 4 याद रखना है? अब सिर्फ हमें बचे 4 याद रखने के आचार्य चरक अनुसार, जो कि कौन से हैं? अपस्मार, गुल्म, शोफ, राजक्षमा। अपस्मार, गुल्म, शोफ, राजक्षमा। इसको मैं तो अशोगुरा बोलती हूँ, अशोगुरा, ठीक है। अ से अपस्मार, शो से हो जाता है शोशी, मतलब शोफ, और गु से हो जाता है गुल्म, और अ से हो जाता है राजक्षमा। तो अशोगुरा करके भी याद कर सकते हो। 4 में तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कौन से 4 है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, वात व्याधि, कुष्ठ, मधुमेह और उदर रोग, ये कॉमन है। वात व्याधि, कुष्ठ, उदर और प्रमेह, ठीक है, ये 4 जो हो जाते हैं हमारे कॉमन रहेंगे। को बार बार रिवीजन में लेते रहना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेन डिफरेंशियल पॉइंट याद रखना है। और इसका एक बार श्लोक, हाँ, एआईपीजीटी में एक बार इसका श्लोक भी पूछा है कि वात व्याधि, अपस्मारी, गुल्मी, शोफे तथा उदरी, यहाँ से गोल था कुष्ठी च मधुमेही च राजक्ष्मा यो नरो न, यो नरः, ठीक है, यहाँ से गोल था, ठीक है। तो ये इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पुराने क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो पूरे 8 रोग अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। तो वात व्याधि, अपस्मारी, गुल्मी, शोफी तथा उदरी, कुष्ठी च प्रमेही, कुष्ठी च मधुमेही च राजक्ष्मा यो नरः। ये श्लोक इस तरीके से भी याद रखेंगे, और ये एक भी याद रख लो तो चल जाएगा, ठीक है। उससे समझ में जाएगा कि कौन सा गायब है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रस रत्न समुच्चय का यहाँ पर पॉइंट आता है कि अशुद्ध लोह सेवन से उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? महागध की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? उसका रीजन यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अशुद्ध लोह का अगर सेवन करते हैं तब महागध की उत्पत्ति के बारे में रस रत्न समुच्चय में वर्णन आता है। और एको महागध हमें 2 बार इसका रेफरेंस मिलता है कि अत तो अग्निवेश को बोला है। एको महागदम, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत एमसीक्यू, जो हमारे 20 एमसीक्यूज आते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एको महागदम अत तो अग्निवेश, ठीक है। और उसके साथ पंच कर्म गुण अतीतम, जहां पर कर्म गुण अतीतम, कहां पर इसका वर्णन आता है? ये आचार्य सुश्रुत का पॉइंट है, ठीक है। और ये कुष्ठ के अरिष्ट लक्षणों में इसका वर्णन करते हैं आचार्य कि पंच कर्म गुण अतीतम, वर्ड याद रखना, आचार्य चरक में नहीं है ये। पंच कर्म गुण अतीतम कहा जाएगा? कुष्ठ के अरिष्ट लक्षण में आएगा। कुष्ठ के काय के कौन से लक्षण आएगा? कि कुष्ठ के अरिष्ट लक्षण आएगा। तो 2 यहाँ पर वर्ड्स हमें मिले, एक तो एको महागदम, दूसरा पंच कर्म गुणातीतम। रिवाइज करेंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर चलते हैं लेप के बारे में। लेप के बारे में हम ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि कितना, कौन सा आचार्य चरक ने कितना मोटा बताया, आचार्य सुश्रुत ने कितना मोटा बताया, ठीक है। कौन से 3 हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट भी बताया था मैंने कि किसके लिए कौन से लक्षणों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अलेप, अलेप, प्रदेह और प्रलेप, ठीक है, उनके बीच का कौन सा रहता है। वैसे ही अष्टांग संग्रह में इसके 10 भेदों का वर्णन आता है। तो क्या याद रखोगे, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि लंघन के कितने भेद अष्टांग संग्रह अनुसार है, आंसर कितना था? 2 उसका, और फर्स्ट ऑप्शन दिया था 10। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था? 10। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि हाँ 10 लंघन, 10 लंघन, 10, लेकिन उसका आंसर क्या होता है? 2। वैसे ही आलेप भी पूछा जा सकता है कि आलेप के अष्टांग संग्रह अनुसार कितने भेद है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 भेद हैं। याद नहीं रहता, लंघन पूछा उनने तो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखो मैं सिर्फ एक
बता सकते हो आप क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी प्रेडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसका डिफरेंशियल पॉइंट सब देख लेते हैं कि कौन से तीन हैं। एक प्रलेप, प्रदेह और आलेप कहाँ पर वर्णन किया है। अब प्रलेप के लिए ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, दिस इज जस्ट रिवीजन, तो आपको इससे पहले की सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रलेप है, पतला है तो शीत है, तनु है। अविशोषी, विशोषी च, अविशोषी विशोषी च, इसी को मैंने आपको तब भी हाईलाइट कराया था। प्रदेह, मोटा है, देह मोटी चीजों के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए हमने क्या बोला था, बहल है, गाढ़ा है, और वात और कफ का शमन करता है। बहुलो अबहुलो अविशोषी च संधान करम, जो चीज मोटी रहती है वही क्या कर सकती है, जोड़ने का काम कर सकती है। तो संधान कर कौन सा होगा, प्रदेह होगा, आलेप होगा, कौन होगा, प्रदेह होगा। अविशोषी विशोषी च भी पूछा था मैंने एक बार कि क्वेश्चंस में आता है, तो अविशोषी विशोषी च किसके लिए बोला गया है, प्रलेप के लिए बोला गया है। आलेप के बारे में बात करते हैं। आलेप क्या है, दोनों के बीच की कंडीशन है, ना ही वो अधिक पतला है ना ही वो अधिक बहल है। उसके लिए आचार्य एक पॉइंट यूज करते हैं, अविदग्धम शोफम एवं रक्त पित्तम में हितकारी। रक्त पित्त रोगों में क्या यूज करेंगे, तो रक्त पित्त स्पेसिफिक रोग आया है। अभी तक हमने कोई रोग के बारे में नहीं वर्णन किया, हमने सिर्फ क्या बोला था, दोषों के बारे में वर्णन किया था कि वात कफ में हमारा प्रदेह इस्तेमाल होगा। उसी तरह हम यहाँ आलेप में रक्त पित्त में हितकारी बोला है, तो ये वर्ड याद रखना कि रक्त पित्त से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर प्रलेप बनेगा। व्रण पर लगाए गए प्रदेह की कल्क या निरुद्धा लेप की संज्ञा दी गई है। अब जो व्रण हुआ है उस पर हम लेप लगाएंगे, तो उसको निरुद्धा लेप, पूरा श्लोक में मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ था कि निरुद्धा लेप किसको कहते हैं, जो व्रण पर लेप लगाया जाता है। स्नेह की मात्रा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज है। जब स्नेह बोला जाएगा तो वात में ज्यादा होगा, कफ में कम होगा। 1/4, 1/6, 1/8। ठीक है, आचार्य वाग्भट इसके लिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बस वर्ड थोड़ा सा अलग यूज किया है। जैसे यहाँ प्रलेप है, प्रलेप को उन्होंने गाढ़ा, शीतोष्ण, वात कफ नाशक बोल दिया है। जो आचार्य सुश्रुत बताते हैं उससे कैसा है, जस्ट अपोजिट इसका वर्णन किया है। लक्षण सेम बताए हैं, नामकरण में डिफरेंस है। प्रदेह को न तनु, शीतल, पित्त नाशक बोल दिया है। तो आपको मेन आचार्य चरक का, सॉरी आचार्य सुश्रुत का याद रखना है, क्योंकि हमने श्लोका चैप्टर में भी एक एक चीज पढ़ी है। और उससे याद रख लो कि उससे लेपों का वर्णन जस्ट अपोजिट है, और अष्टांग संग्रह ने उसके कितने भेद माने, कितने प्रकार माने, तो 10 याद रखेंगे। उसकी मोटाई के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी रिवाइज कराया था कि आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि मोटी भैंस की जो चमड़ी होती है गीली चमड़े के समान मोटा होता है। और आचार्य चरक किसके लिए कहते हैं, त्रिभाग अंगुष्ठ, 1/3 ऑफ अंगूठा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते दिखेंगे कि जब भी शारंगधर से क्वेश्चन आता है तो दोषग्न, विषग्न और वर्ण्य लेप के लिए आता है। दोषग्न, विषग्न और वर्ण्य लेप के आचार्य शारंगधर अनुसार कितने हो गए, लेप की मोटाई उन्होंने 3 भेदों से बता दी कि मोटाई के भेद पे। अगर आपको वर्ण चाहिए, आपको सुंदरता चाहिए, तो आप कितना मोटा लगाएंगे, 1/2 ऑफ अंगुल। ठीक है, अंगुल से हम सारी चीजें नापेंगे। लोगों में रहते होंगे लेंथ और ब्रीथ, और आजकल वो ट्रेंड चला ना, लोगों का होता होगा लेंथ और ब्रीथ, हमारे में तो अंगुली प्रमाण है। तो वही है वर्ण में, वर्ण जो लेप रहेगा। दोष कितने होते हैं, 3, तो यहाँ पर सोच लेते हैं कि 4 हो। दोष है 1/3 लगाना नहीं है। ठीक है, तो इधर ऐसे कन्वर्ट करके रखो, दोष होता है 3 तो 1/4, विषग्न होता है तो 1/3, और वर्ण होता है तो 1/2। ये सीक्वेंस ही याद रहेगा, 4 3 2। मेरे साथ बोलो, दोषग्न, विषग्न और वर्णीय, दोषग्न, विषग्न और वर्णीय। ठीक है, ये सारी चीजें साथ में चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फलों में श्रेष्ठ। फलों में श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ वाला पूरा चैप्टर आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 में बताया कि हर चीज में क्या श्रेष्ठ है क्या अश्रेष्ठ है, ये भी पता होना चाहिए। तो वहीं का सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट है कि आचार्य चरक श्रेष्ठ फलों में मृत्यु का, हमारे अंगूर द्राक्षा का वर्णन करते हैं, आचार्य सुश्रुत आमलकी का, और आचार्य वाग्भट भी द्राक्षा का वर्णन करते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, दाक्षा दाक्षा दो आचार्यों ने माना है, आमल की आचार्य सुश्रुत मानते हैं, तो इसी को याद करते चलना। आज के इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, पेज नंबर 29 बहुत इजी था।
जिस तरीके से हमने रिवीजन साइकिल 1 से लेकर 10 तक की, 11 से लेकर 20 तक की है, अब पेज नंबर 30 कंप्लीट होने के बाद आपकी रिवीजन साइकिल 21 से लेकर 30 की भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो मेक श्योर आप ये रिवीजन क्लासेस करते रहो, पहले से पढ़ना तभी रिवीजन क्लास पे बैठना, नहीं तो कोई सेंस नहीं रह जाता रिवीजन क्लास में, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। देखो, पहली रिवीजन साइकिल है इसलिए पेज नंबर वाइज होती है, तो चीटिंग करने ना कि सोचना नहीं कि पेज पलटा पलटा के देख लिया, ये आपके लिए है कि आपको कितना याद आ रहा है। ठीक है, मेक श्योर कि आपने अभी तक ये 2 रिवीजन साइकिल 2-3 बार देख ली हो कि हाँ, आपके जो पॉइंटर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे पेज नंबर 80 तक पढ़ना है और बस हो गया हमारा कंपैरेटिव खत्म। ठीक है, तो पढ़ते रहो और आयुर प्रेरणा से जुड़े रहो। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।